हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। घटना चक्र की इस श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार, उसकी हमने व्याख्या पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हमको करना है इसका प्रश्नकोश। तो आज हम इसमें प्रश्नकोश के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से पहला है इसमें क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो आप ही सोचिएगा, पहला वाले में दिया गया है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा है निर्वाचित सरकार और चौथा है शक्तियों का पृथक्करण। तो हम अब ये उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करने की बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें व्याख्या दी गई है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में क्या हो, प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर, मतलब ऐसी जो न्यायपालिका होगी, जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगी, वो न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, मतलब विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले जो लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो न्यायपालिका अगर वो सरकार के प्रति प्रतिबद्ध है तो वो नागरिकों के हितों की सुरक्षा कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये वाला जो पहला वाला था इसका वो नहीं सही था। दूसरा था शक्तियों का केंद्रीकरण की ये शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है। अगर शक्तियों का क्या है, केंद्रीकरण है, तो ये क्या है, लोकतांत्रिक जो संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही जो निर्णय क्षमता होगी वो किसके पास होगी, तो वो जो शीर्ष नेता होंगे वही सारी चीज़ों के निर्णय ले सकेंगे। जैसे तानाशाही जो शासक होते हैं तो उसी टाइप से। तो इसमें तानाशाही प्रवृत्तियों को क्या मिलता है, बल मिलता है। नागरिकों की स्वतंत्रता उससे क्या होती है, प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने निर्वाचित जो सरकार है नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत जो नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। फिर शक्तियों का पृथक्करण से तात्पर्य शासन के 3 अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। तो इसमें मतलब हम अभी इसमें डी ऑप्शन यही था ना, शक्तियों का पृथक्करण। तो इसमें मतलब ये है कि जो इसका तात्पर्य शासन के 3 अंगों से, किससे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका क्या किया जाएगा, निरोध किया जाता है। और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही जो प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को क्या करता है, नियत करता है। तो ये था आपका व्याख्या। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। तो हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया, गलत। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत है। और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 का ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू जो रिपोर्ट 1928 ने क्या किया था, इसका समर्थन किया। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो ये जो स्टेटमेंट था ये किसका था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का था। कौन सा, कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। और किसमें ये मूल अधिकारों पर जब संविधान में बहस हो रही थी तो उसी में ये एस राधाकृष्णन ने हिस्सा मतलब भाग लेते हुए उन्होंने इस बहस में यह स्टेटमेंट दिया था कि यह हमारे लोगों के लिए क्या है, एक प्रतिज्ञा और सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। फोर्थ है इसका कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है,
मतलब इसमें हमको बताना वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए है कि वाद योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, अवाद योग्य हैं। तो मैंने कल पिछले लेक्चर में भी इस विषय में कई चीज़ें बताई थी, जैसे मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित, वादयोग, प्रवर्तनीय, ये तीनों क्या थी, एक ही बातें हैं। मूल अधिकार सीमित हैं, मूल अधिकार अस्थायी हैं, कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, कुछ मूल अधिकार राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त हैं। ज़्यादातर मूल अधिकार क्या है, निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, कुछ मूल अधिकार सकारात्मक भी हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनमें दंड का प्रावधान है। तो ये कुछ बातें थी जो आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैंने कल के लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कवर की थी, तो आप जाके पहले पिछले लेक्चर को देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी आप आसानी से आपको बन जाएंगे। अब 5वां क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से विकल्प इसमें सही है। तो इसमें जो पहला है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही है। फिर है कि यह प्रजातांत्रिक होता है, गलत। यह लोक कल्याणकारी होता है, गलत। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसका पहला, चौथा और तीसरा, तो इसका सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन नीचे वाला इसका सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकार। 6वें में क्या है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन होगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। और इसके निलंबन के संबंध में मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि निलंबन के संबंध में इसके 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358, दूसरा है आर्टिकल 359। तो आर्टिकल 358 जो कहता है, ये कहता है कि जब देश में आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 19 मतलब बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप क्या होगी, निलंबित हो जाएगी। कब निलंबित होगी? जब आर्टिकल 358 कहता है कि जब देश में क्या लागू हो, आपातकाल, उस समय आर्टिकल 19 मतलब बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप निलंबित हो जाती है। आर्टिकल 359 जब लागू हो तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल जो राइट्स है वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो यह बात थी। आर्टिकल 2 आर्टिकल है निलंबन से संबंधित, तो इसको याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर क्या करिए, विचार कीजिए। 7वां, ये कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें हमको सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर है ना। तो ये कृत्य राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही। ये संविधान भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार के बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ये जो था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार बिल की भांति हैं, जैसे बिल ऑफ राइट्स की हमने कल बात की थी। तो इसका जो होगा आंसर वो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 1, 2 और 3। अब है 8वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये हमने पढ़ा कि 12 से 35 तक क्या है, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 13।
तो अब चलिए इसकी व्याख्या मैं बता देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 13 में है, यह प्रावधान है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त जो मौलिक अधिकारों को क्या करता हो, छीनता या न्यून करता हो, मतलब कम करता हो। तो आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में जो प्रदत्त मतलब प्रदान किए गए हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार, उनको छीनता है या न्यून करता हो, मतलब कम करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, मतलब जहाँ तक जिस सीमा तक वह उसका उल्लंघन कर रहा है तो वह यही कह रहा है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, और अनुच्छेद 226 में क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। ये किसमें बात की गई है, तो आर्टिकल 326 में। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों की। तो इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इसका आपका बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं बताना है हमको, तो 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। तो इन चारों में से हमको विकल्प बताने कि इसमें से समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं वो कौन से आर्टिकलों के बीच में रखे गए हैं। तो इसका जो आर्टिकल है वो 14 से 18 के बीच में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया है। ये है, जैसे 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। तो इसकी मैंने कल बात की थी। अब ये 12वां है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, किसका, समानता का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें, तो 14 से 18 के बीच में है, तो 14, 15, 16 ये तीनों हो जाएगा, 13 इसके बीच में नहीं आता, 2, 3, 4 इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो यह है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो इसमें मतलब विधि के समक्ष समता की मैंने कल बात भी बताई थी कि क्या मतलब है इसका। तो विधि सबके लिए क्या होगी, समान होगी, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, कोई बड़ा राजनीतिक पद पर हो या प्रतिष्ठित पद पर हो, चाहे कोई सामान्य या मजदूर व्यक्ति क्यों ना हो, सभी कानून जो है सभी के लिए क्या होगा, एक समान होगा। तो इसका जो था ए ऑप्शन आपका सही था। 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो होगा आर्टिकल 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो ये किस में है, आर्टिकल 14 में। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। मतलब कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका वह उल्लंघन करता है। तो ये होगा आर्टिकल 14, क्योंकि इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, बड़े राजनीतिक पद पे हो या प्रतिष्ठित पद पर, चाहे कोई समान और मजदूर व्यक्ति क्यों ना हो, वह कानून क्या है, सभी के लिए एक समान होगा। तो ये किसका उल्लंघन होगा, अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करता है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही है। 17 है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र,
एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये सब नहीं है। इसमें सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि देश के कानून की नज़रों में क्या है, सभी व्यक्ति एक समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब भारत का संविधान आर्टिकल 15 एक क्या है, मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार। तो इसमें भी ये आपका होगा डी ऑप्शन। आर्टिकल 15 में है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा, यह इसमें बात की गई है। और आर्टिकल 15 को 6 खंडों में बांटा गया है। तो इन सब में ये समानता की ही बात की गई है कि जैसे राज्य 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। 15 क्लॉज 2 में है कि सार्वजनिक स्थानों पर न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे सार्वजनिक कुआं हुआ, तालाब हुआ, रेस्टोरेंट हुआ या पूजा स्थल, इन सभी पर निजी व्यक्ति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस तरीके से 6 खंडों में बांटा गया है और इनमें इसकी बात की गई है। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन आपका सही है। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम दोय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो ये जो केस था, ये जो दोय राजन केस था 1951 का, ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से ही संबंधित था। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मतलब जो कि अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया और इसमें संविधान मतलब पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 के द्वारा अनुच्छेद मतलब इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु इसमें प्रावधान किया गया। तो ये थे आर्टिकल 15। 20 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्ति भी शामिल है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्ति भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5। तो इस आर्टिकल में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में 93वां संविधान संशोधन 2005 में इसको जोड़ा गया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा में भी लोगों को प्रवेश और विशेष सुविधाएं क्या की जाएंगी, दी जाएंगी, ये इसमें बात की गई थी। अब अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ये बताना हमको आर्टिकल, इसमें है 15 का क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में। तो इसका आपका सी ऑप्शन इसका सही हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों में ये दोनों के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 22 है इसमें। तो ये जो आर्टिकल था अभी आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो इसमें बात की गई थी कि राज्य के भीतर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, राज्य उनके लिए क्या करेगा, कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है और ये विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 का क्या नहीं होगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये इसमें बात की गई और पहली बार आरक्षण की जो बात हुई कब हुई, तो इसमें यह आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ही देखी जा सकती है। और स्पष्ट रूप से बात किस में कही गई, तो 16 का जो क्लॉज 4 था उसमें स्पष्ट रूप से बात की गई। अब 22 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान
कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें आर्टिकल जो 16 है उसमें है कि राज्य 7 आधारों पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास स्थान, वंश क्रम आदि के आधार पर क्या नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों और रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 16 के कितने खंड मैंने बताए थे, 6। आर्टिकल जो 16 क्लॉज 1 है उसमें यह कहा गया था कि राज्य 7 आधारों पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, यह केवल राज्य के अधीन नौकरियों के लिए कहा गया था। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में बोला गया था कि इन 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य सबको समान अवसर देगा, यह था आर्टिकल 16 क्लॉज 2। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया था कि राज्य कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 का क्या है, अपवाद है। ये जो आर्टिकल है वो किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, तो 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात कर रही हूँ कि राज्य कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। और 16 क्लॉज 1 में ये कहा गया था कि राज्य 7 आधारों पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, और 16 क्लॉज 2 में कहा कि इन 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य को क्या, सबको समान अवसर प्रदान करेगा राज्य। लेकिन 16 क्लॉज 3 क्या है कि कह रहा है कि राज्य कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और यह आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह क्या है, एक अपवाद है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2का। तो ये इसमें बात है। अब है चलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी मैं बता ही देती हूँ। ऐसे व्यक्ति जिनका राज्य की नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वह पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोगों को राज्य क्या करेगा, नौकरियों में क्या करेगा, आरक्षण प्रदान करेगा। जैसी यह बात इसमें ये लिखा गया कि आज़ादी के बाद ये पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि कैसे पहचाना जाएगा कि कौन पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 340 के तहत ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में इसका गठन किया गया। और एक और आर्टिकल है 340। इसमें आर्टिकल जो 340 है इसमें कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अध्यक्षता इसकी किसने की थी, तो काका कालेरकर जो थे उनकी अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ, और काका कालेरकर जो आयोग भी इसको कहा जाता है। अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन से समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, तो यह कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, ये सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर, क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। लेकिन इसमें बात तो दोनों सही है, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए, जो पिछड़े हैं उन लोगों से भिन्न व्यवहार कर सकता है। लेकिन इसमें है कि कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। सही तो दोनों है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता। इसका डी ऑप्शन है। इसमें है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों, कौन कौन से असमान लोग, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद जो आर्टिकल जो 16 क्लॉज 4 तथा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत राज्य ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है।
तो ये बात की गई है और इस प्रकार ये ए आर दोनों सही है, लेकिन उसका आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब अगर कोई गरीब है, पिछड़ा है, तो उसके लिए राज्य अलग से उसके लिए आरक्षण की का प्रावधान कर सकता है या उसके लिए कोई और विधि बना सकता है। 25 इन निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार निगमित करने हेतु सक्षम किया है? किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमित करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका है आपका डी ऑप्शन इसका सही है कि ए बी सी इसका सही है। संविधान के प्रति ये भी, और मतलब इसका कहने का मतलब डी ऑप्शन इसका आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण, असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मामलों के में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। 26 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसको ये फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 14 और 16। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका 17, आर्टिकल 17। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसमें भी आर्टिकल 17। मैं इसकी व्याख्या भी पढ़ देती हूँ। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है कि आप किसी के साथ ये मतलब छुआछूत को लेकर के भेदभाव नहीं कर सकते। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार क्या है? दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के रूप में के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह है समता का अधिकार। 34 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका जो है कानून बनाकर बिल्कुल सही है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा हाँ, जन जागरण के द्वारा बिल्कुल सही है, लेकिन ये नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ये गलत है। तो इसका 1, 2, 3 आपका ये कौन सा ऑप्शन बनेगा? आपका ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। किसका? भारत में अस्पृश्यता का निवारण कैसे किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का क्या करता है? प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को क्या माना है? दंडनीय अपराध घोषित किया है। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है, दूसरा कथन कारण आर है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो, मतलब क्या सही है ये? तो ये इसमें कहा है, कथन ए में कहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही। कारण आर, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार क्या है? धार्मिक स्वीकृति। तो ये भी सही है। तो मतलब ये ए आर दोनों कारण और
कथन दोनों सही है और जो है ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन बनेगा ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसकी व्याख्या पढ़ देती हूँ, आपको और अच्छे समझ आएगा। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से क्या करता है, वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में क्या किया है, इन्होंने प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार उन्होंने दिए हैं। प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक और एवं कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जो जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। तो यह थी इसकी व्याख्या, इसीलिए इसका कथन ए एवं आर, कारण आर दोनों सही है और आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। 36 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 19। तो ये इसको देखिए मूल्यांकन से आयोग ने इसको बाहर किया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए अनुच्छेदों में 19 आर्टिकल जो 19 है अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य 3 अनुच्छेद 14, 15, 16 किससे संबंधित है, समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि 14 सभी के लिए उपलब्ध है। तो इस तरीके से इसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो पहला है कि अन्य 3 मतलब इसमें जो 19 पहले बताया कि भिन्न वर्ग में आता है, यह स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करता है, जबकि ये जो 3 अनुच्छेद किसका, समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं और 14 जो है वो किसके लिए, वो सभी के लिए है। तो इस तरीके से इसके दो दृष्टिकोण है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल पूछ रहा है, तो 19 से 22 तक, ए ऑप्शन इसका सही। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत 19 आर्टिकल जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं संविधान में? 6 प्रकार की। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। कल पिछले लेक्चर में हमने इसकी अच्छे से बात की थी। 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? यह है आर्टिकल 19। किसमें? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 19। 39 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आर्टिकल 19। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा है? भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है, वो अनुच्छेद पूछ रहा है। तो इसका जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में इसकी बात की गई है। संविधान के प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको क्या निहित माना गया है, तो इसको याद रखिएगा। 42 भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। इसका ये ऑप्शन ही सही है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह हमको बताना है। तो इसका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत हर नागरिक का क्या है, यह मौलिक अधिकार है।
नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है और संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन सा केस था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, कह रहा है। तो हमने कल इसकी बहुत अच्छे से बात की थी, मैंने सारा बताया भी था। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो इसका ये ऑप्शन मतलब ये इसके अंतर्गत तो नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज खा में शांतिपूर्ण एवं और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। साथ ही आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। मतलब कहने का कि मूल अधिकार क्या है? सीमित हैं और इसीलिए युक्त निर्बंधन की बात की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर मूल अधिकारों पर सीमाएं आरोपित भी की जा सकती हैं। तो यह काम कौन करेगा? तो संसद करेगी। 45 निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। डी है, ई है उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि इसमें से किस कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। इसका आपका डी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा अदालतों की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये सारे आधार थे युक्त निर्बंधन लगाने के। अब है 46, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसका अब 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये भी होगा आर्टिकल 21। तो इसको देख लेते हैं। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी तथा मतलब कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी क्या है? शामिल है। 49 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार बिल्कुल सही, विशेष यात्रा का अधिकार हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये तीनों सही हैं। तो सही उत्तर चुनना था, तो हमारे इसके 3 ऑप्शन सही हैं। आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये तीनों नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन है एकांतता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के को अनुच्छेद 21 के से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। तो इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लीजिए। इसमें कि इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतः मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा इसको शामिल माना गया है।
तो उच्चतम न्यायालय ने अपने विकल्पों में दिए गए ये जो अधिकार हैं, इनमें से कुछ और भी अधिकार हैं, इसने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसने माना है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छे पर्यावरण का अधिकार 21 के अंतर्गत है ये। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, तीसरा है विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, छठवां है फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, सातवां है अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, आठवां है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, नवां है अच्छी सड़कों का अधिकार, 10वां है प्रतिष्ठा का अधिकार, 11वां है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, 12वां है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। ये सब आर्टिकल 21 में इसको निहित माना है। अब है 51। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो देखिए, अब इसमें है तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात किसमें आर्टिकल 21 में कही गई है। तो इसमें कह रहे कौन सा कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध गलत। अनुच्छेद 17 भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी नहीं है। सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, हाँ ये वाला है आपका, इसका सी ऑप्शन आपका सही है। व्याख्या भी देख लीजिए। इसका मतलब उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 की गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया और यह भी कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग में संरक्षित है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो फिर वही क्वेश्चन है इसका, आर्टिकल 21। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, यह आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी, लेकिन मृत्यु दंड इसके दायरे में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने के, ये सब गलत है। बस इसका बी ऑप्शन आपका कि यह समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ये कौन सा वाद था? तो ये अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार शिक्षा का, यह था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये था, ए ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या भी देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक से निर्धारित करना पड़ेगा। तो यह था इसकी व्याख्या। 57 है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, यह क्या है? एक मूल अधिकार है, बी ऑप्शन इसका। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010, इसका ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो ये होगा शिक्षा का अधिकार। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह है शिक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन। 60 है कथन ए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकारों की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है।
तो फिर से कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। हाँ, ये सही है। कारण है क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये दोनों सही है और इसकी यह व्याख्या भी करता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। 61 है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। हाँ, पहला सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये चौथा। इसका पहला और चौथा है, जिस विकल्प में होगा वही आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो इस तरीके से कथन 1 और 4 सही है, मतलब विकल्प इसका सी सही था। 62 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आर्टिकल 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 63 भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है क्या? पूर्ण निषेध है। इसका ये ऑप्शन सही। 64 भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आर्टिकल 24। इसमें ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? कल भी हमने बात की थी, अनुच्छेद 20। संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता तथा जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मैंने ये कल बात बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। जिसने भी मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, तो आपका आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 68 है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। ये अभी फिर से वही क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यह है आपका आर्टिकल 22। इसमें कि संविधान का अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड क्लॉज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब उसको गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। यह इसमें बात की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो हम फिर से कल अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।